नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं आपके लिए रामबाण सीरीज लेके आया था, जिसे मैंने एक और नाम रोटी सीरीज भी दिया था। दोस्तों, यह सीरीज आपके आने वाले MPPSC 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आपने पुराने 20 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको अपना बेस मजबूत करना है। साथ साथ कुछ न्यू फैक्ट्स पढ़ने हैं। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो किताबों में नहीं लिखे हैं, उन फैक्टों को भी याद करना है। तो उन सभी के लिए इस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें मैं MPGK की पूरी स्ट्रेटेजी भी बताया हूँ कि कैसे कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, और एनालिसिस के बेस्ड पे हमने देखा था कि लगभग 40 से 45 प्रश्न सर इस टॉपिक से हमारे यहाँ आते हैं। अब 80-90 नंबर कभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल मत देखिएगा। कभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको ज़रूर देखना है। डेली शाम को 10 PM पे यह क्लास आपके YouTube चैनल पे डल जाती है। आपको 10 PM पे ही डेली इसे देख लेना है। 10:30 बजे तक यह सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। मात्र यह आधे घंटे की सीरीज़ होती है, जिसमें हम 25 MCQ सॉल्व करते हैं, जिसमें कम से कम 3 करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी एनालिसिस के बेस्ड पर जितने फैक्ट बन सकते हैं उनको मैं डिटेल में बताता हूं। तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यू देखना है। सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 20 के क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात कर लेते हैं। पहला था, सती प्रथा के प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं। तो आप सभी को पता है कि सागर में स्थित एरण अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होते हैं, तो सती प्रथा के लेख प्राप्त होते हैं। और एरण किससे, तो गुप्त कालीन एक शहर हुआ करता था, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, राखी की चुनौती किसकी कृति है। तो राखी की चुनौती जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। यह बात आपको याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कृति है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। अब देखिए, जाने से पहले हम PSC प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज सुबह 11 AM पे आपके लिए टेस्ट डला था। दोस्तों, उस टेस्ट को जाके आप आसानी से दे सकते हैं हमारी एप्लीकेशन PSC बाय डीसी सर पर। फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार जाइए, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को निकलाइए, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको OMR सीट डली मिलेगी, उसे OMR सीट को निकालिए और साथ में इस PDF को लगा के आप ऑफलाइन माध्यम से भी अपने टेस्ट घर पे दे सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, कल 11 AM के लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि 11 AM पे आप सभी को पता है हम FLT हमारा टेस्ट होने वाला है, और FLT नंबर 3 हमारी होगी। तो आप यहाँ से एनालिसिस करके देखिएगा कि मैं कितने अच्छे से मेरी तैयारी है, क्या मैंने जो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं वहाँ से मेरे प्रश्न बन रहे हैं। तो उन सभी एनालिसिस को आपको देखना है। आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारी MPPSC प्रीलिम्स की बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि कल यानी मंडे से आपके लिए यूनिट 9 शुरू होने वाली है, और यूनिट 9 आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिए और पूरे लेक्चर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस प्रकार के वनों के अधीन होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 2021 में रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट, ठीक है, जिसके तहत 3 प्रकार के वन मैंने बताए थे, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन, यहाँ पर 70% से अधिक घनत्व होता है पेड़ों का। मीडियम में 40 से लेकर 70% तक होता है घनत्व, और 10 से लेकर 40 में किस में होता है, ओपन फॉरेस्ट में होता है। और 10% से कम वाले को हम क्या बोलते हैं, मेनली झाड़ियों के अंतर्गत उन्हें गिना जाता है। ये सभी बातें मैंने आपको बताई थी। अब देखो, वेरी डेंस फॉरेस्ट का हमारे यहाँ एरिया देखते हैं तो हमें लगभग 2.16% देखने को मिलता है। फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 11.10% देखने को मिलता है, और ओपन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो 11.88% देखने को मिलता है। झाड़ियों की बात करते हैं तो 1.77% है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम या ओपन। तो आपको दिख रहा होगा सर ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है, यानी 11% भागों पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट। समझ में आ गया होगा, जो बात मैंने आपको बताई है वह भी आपको समझ में आई होगी, साथ साथ प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। 10 बार बताया है कि कहाँ पर पाया जाएगा। तो सर सबसे पहले तो पूर्वी क्षेत्र में हमारे यहाँ सर्वाधिक वन हमें देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा गिरता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी।
तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले जिलों की हम बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में पहले पे आता है बालाघाट। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है श्योपुर, यह भी पूछा था पिछली बार, और मंडला। ये 3 जिले हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है जहाँ पर वन पाए जाते हैं। बालाघाट में लगभग 53%, श्योपुर में लगभग 52% और मंडला में लगभग 44%। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। सबसे कम वन क्षेत्र हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो उज्जैन जिले में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि 2021 की जो वन रिपोर्ट थी उसके आधार पर मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, वन है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 25.14% है। ये सभी बात मैंने आपको बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो फॉरेस्ट मेंस का पेपर है उसके प्रश्न कितने अच्छे प्रश्न पूछता है और कितने लॉजिक वाले प्रश्न पूछता है आपको वहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो, मध्य प्रदेश की लोक वानिकी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनता स्वयं संगठनों और निर्वाचित निकायों के माध्यम से लोक वानिकी करेंगे। सर, करेंगे। यहाँ निजी भूमि पर वानिकी के विकास के लिए प्रोत्साहित करते, तो बिल्कुल सही बात है। लोक वानिकी योजना 1999 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित और निम्नकृत भूमि के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है, तो बिल्कुल सही बात है। तो भैया मध्य प्रदेश सरकार ने एक लोक वानिकी योजना चलाई थी और लोक वानिकी योजना का यह मतलब है कि जो प्राइवेट भूमि खाली पड़ी हुई है, जिसे हम पड़ती भूमि भी बोलते हैं, उन भूमि पर हमें क्या लगाना है, वृक्षारोपण करना है। और वृक्षारोपण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लोक वानिकी योजना लेके आई थी। यह बात आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंबल क्षेत्र में रहने वाला विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा है। अब देखो, सबसे पहले तो विशेष पिछड़ी जनजाति क्या होती है, इसे हम PVTGs भी बोलते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी जो बहुत ही पिछड़े हैं। तो अति पिछड़ी जनजाति या विशेष पिछड़ी जनजाति वह जनजाति होती है जिनके पास आज भी जो सुविधाएं हैं वह पहुंच नहीं पाई है, जैसे सड़क, रोड, स्कूल आदि की सुविधाएं इन जनजातियों तक नहीं पहुंच पाई। तो मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 3 अति पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी। सर, एक है सहरिया और एक है भारिया और एक है बेगा। ये 3 जनजाति अभी हमारे यहाँ अति पिछड़ी जनजाति और भारत सरकार द्वारा शुरू की गए PVTGs मिशन के तहत भी मध्य प्रदेश की यह 3 जनजाति अति पिछड़ी जनजातियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनने कहाँ का पूछा था, चंबल क्षेत्र में रहने वाली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहरिया। अब सहरिया कहाँ पर, तो चंबल क्षेत्र में, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना वाले क्षेत्र में रहते हैं। भारिया कहाँ पर, तो छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में सर मुख्य रूप से रहते हैं। बेगा कहाँ पर, तो बालाघाट में मुख्य रूप से यहाँ निवास करती है। यह अति पिछड़ी जनजाति हैं, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर सहरिया की हम बात कर रहे हैं तो सहरिया आप सभी को पता है, शहर नामक शब्द से बना हुआ है इनका शब्द। यह कोलेरियन परिवार की जनजाति है। ठीक है, इनके घरों को मेनली क्या कहा जाता है, सरहना कहा जाता है, यह बात भी आपको याद रखना है। इनके जो प्रमुख होते हैं उन्हें पटेल कहा जाता है, यह सब मैंने बात बताई थी। नृत्य इनमें लहंगी होती है, दुलदुल घोड़ी इसमें नृत्य किया जाता है जनजाति द्वारा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर मुड़िया जनजाति की बात कर रहे हैं तो यह गोंड जनजाति की उपजाति आप सभी को पता है। कोरकू की बात कर रहे हैं तो कोरकू जनजाति हमारे यहाँ सतपुड़ा वाले क्षेत्र में रहती है, मध्य सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। भारिया मैंने आपको बता दी कहाँ पर रहती है, तो छिंदवाड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा जिले में रहती है। और छिंदवाड़ा का जो पाताल कोट है वहाँ पर मुख्य रूप से हमें भारिया जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेगाओं के कुल कितने मुख्य गोत्र हैं। अब देखो कैसे प्रश्न पूछ रहा है। अब ये सभी आपकी बुक में नहीं लिखे मिलेंगे। तो बेगाओं की जो मुख्य गोत्र है मध्य प्रदेश में वहाँ कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। कौन कौन सी है सर वहाँ 5 गोत्र, तो देखो मरावी, धुर्वे, मरकाम, परती, टेकाम। ये 5 गोत्र किसकी है, बेगा जनजाति की है। अब बेगा जनजाति की बात करते हैं तो सर बेगा जनजाति कहाँ पर, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रहती है, मुख्य रूप से बालाघाट पर। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है भैया, अब देखो इन्हें मेनली गोंडों का पुरोहित कहा जाता है।
बेगा को क्या कहा जाता है? गोंडों का पुरोहित भी कहा जाता है। यह अपने भगवान बूढ़ा देव की पूजा साल वृक्ष के में करते हैं। ये बात याद रखना है, MPPSC ने पूछी भी हुई है। ठीक है, ठाकुर देव को भी यह भगवान मानते हैं, साथ साथ दूल्हा देव को भी यह भगवान मानते हैं। परंतु यह पॉइंट याद रखिएगा कि यह साल वृक्ष में बूढ़ा देव की पूजा करते हैं कौन? बेगा जनजाति। और बेगा जनजाति की गोत्र कितनी है? मुख्य रूप से 5 मुख्य गोत्र हैं, और गोत्र भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी गोत्र बेगा जनजाति की नहीं है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगरिया जनजाति की मुख्य आजीविका क्या है? अब अगरिया जनजाति की बात हम करते हैं तो अगरिया जनजाति आप सभी को पता है गोंड की उपजाति है। ठीक है, 10 बार पढ़ा दिया है, गोंड की उपजाति है। गोंड की उपजाति है, और अगरिया में आपको आग देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ मुख्य रूप से किसका काम करती है? तो आग का ही यह काम करती है। और यह निवास कहाँ पर करती है? तो मंडला शहडोल वाले क्षेत्र में यहाँ मुख्य रूप से निवास रहते हैं। ठीक है, अब देखो भैया, आग का काम कर रही है। आग यानी लोहा गलाने का काम करती है, और साथ में लोहे के द्वारा कृषि उपकरण और औजार बनाती है। जो आपने देखे होंगे रोड किनारे बहुत सारे आग के काम करते हैं, उन्हें वह भी मेनली अगरिया जनजाति के ही रहते हैं, वह अलग जनजाति के भी रहते हैं। परंतु यह मंडला वाले क्षेत्र में लोहा गलाने का और लोहा गलाकर कृषि उपकरण या औजार बनाने का कार्य कौन करती है? अगरिया जनजाति करती है। यह बात आपको याद रखना है। देखिए, अगरिया जनजाति की हम देवता की बात करते तो यह लोहासुर को अपना देवता मानती। किसे? लोहासुर को अपना देवता मानती है। यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके साथ साथ यह उड़द दाल को बहुत पवित्र मानती है। उड़द दाल को पवित्र भोजन के तौर पर यह पकाकर खाते हैं। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। कितनी सारी बातें बता दी। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीरांगना दुर्गावती की शादी निम्नलिखित में से किस गोंड शासक के साथ हुई थी? तो आप सभी को पता है वीरांगना दुर्गावती जो थी वह चंदेल राजकुमारी थी। कौन थी? चंदेल राजकुमारी थी। फिर इनका विवाह दलपत शाह के साथ होता है। किसके साथ होता है? दलपत शाह के साथ होता है, जो कि कौन थे? गोंड राजकुमार थे। कहाँ पर? मंडला वाले क्षेत्र में जो गोंडवाना वंश था उसके राजकुमार कौन थे? दलपत शाह थे। इनकी विवाह किसके साथ होता है? तो दलपत शाह के साथ होता है। 1564 में दुर्गावती मुगल सेना से भी लड़ती हैं। ठीक है, यह भी बात आपको याद रखना है। नरई नाले का युद्ध वहाँ पर होता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। यह सभी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। यह भी बात याद रखना है। इनकी जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर है? बरेला में है। बरेला कहाँ पर? तो बरेला सर जबलपुर में पड़ता है। बरेला में इनकी समाधि स्थल है। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा 100 करोड़ की लागत से वीरांगना दुर्गावती का एक स्टेचू बनाने की घोषणा की। और कहाँ पर बनाया जाएगा? तो वह जबलपुर के बलेरा में ही बनाया जाएगा। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है? तो भैया आप सभी को पता है तांत्या मामा को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो यह मुख्य रूप से कहाँ से थे? तो इनका जन्म होता है पंधाना तहसील अहीर बड़ौद गाँव है। कहाँ पर? खंडवा जिले में। ये सभी बात आपको पता होगी। फिर इन्हें फांसी कहाँ पर दी जाती है? तो 1889 में जबलपुर में इन्हें फांसी दे दी जाती है, जबलपुर जेल में। फिर इनकी जो बॉडी होती है उसे लाकर यह पताल पानी में फेंक देते हैं अंग्रेज लोग, इसीलिए इनका समाधि स्थल वर्तमान में कहाँ पर है? पताल पानी में। ठीक है, फिर देखिए तांत्या मामा चौराहा आप सभी को पता है कहाँ पर है? तांत्या भील चौराहा तो सर इंदौर में स्थित है। यह पॉइंट भी आपको याद रख लेना। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तांत्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दलपत शाह कौन थे? तो सर गोंड राजा थे। रघुनाथ शाह कौन थे? तो गोंड राजा थे। यह 1857 की क्रांति से संबंधित है। और दलपत शाह की जब हम बात करते तो इनकी शादी किससे हुई थी? वीरांगना दुर्गावती से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो यह सभी बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन कोरकू की उपजाति नहीं है? तो देखिए भैया,
नाहाला कोरकू की उपजाति है, बोडाया कोरकू की उपजाति है और बाबरिया कोरकू की उपजाति है। पर पटेलिया जो है वह एक अनुसूचित जाति है, यानी एससी वर्ग आता है हमारे मध्य प्रदेश में, और गुजरात सरकार द्वारा इसे एसटी का दर्जा दिया गया है। मेनली यहाँ कोली एक जाति होती है, उसकी एक उपजाति है पटेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? पटेलिया कोरकू की उपजाति नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भीली गुड़िया का केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को मैंने बताया, पहले भी पढ़ाया था कि भीली गुड़िया के लिए मुख्य रूप से झाबुआ को जाना जाता है। ठीक है, 2023 में 2 लोगों को, रमेश परमार और शांताबाई को इसी गुड़िया शिल्पकला के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब? 2023 में। तो आ सकता है कि भीली गुड़िया के लिए किसे पद्मश्री दिया गया था, तो आपको याद रखना है रमेश परमार और शांताबाई परमार को पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए एक और हमारे यहाँ बत्तोबाई गुड़िया। तो बत्तोबाई गुड़िया मुख्य रूप से कहाँ की है? तो सर यहाँ ग्वालियर वाले क्षेत्र की गुड़िया शिल्पकला है, यहाँ भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को दिया जाता है? तो यह एमपीपीएससी ने 2024 में पूछा था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और यहाँ 2021 में फॉरेस्ट द्वारा पूछ लिया गया था। तो भैया क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम यह सीरीज आपके लिए लेके आए थे। तो यहाँ मुख्य रूप से लोक कला और आदिवासी कला को बढ़ावा देने के लिए देवी अहिल्याबाई सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो इसकी शुरुआत हुई थी 1996-97 में। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। सबसे पहला पुरस्कार जो दिया गया था वह तीजन बाई को दिया गया था 1996-97 में, और जो वर्तमान में 2021-22 में दिया गया वह किसे दिया गया है? संजू बघेल को दिया गया है। सुश्री संजू बघेल को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यह सभी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, कितने पैसे दिए जाते हैं, किसको पहला दिया गया, वर्तमान में किसको दिया गया है। तो हमने सभी फैक्ट कवर किए हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है? क्या पूछा भैया? भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न मुख्य रूप से हमसे पूछा गया है। अब आप सभी को पता होगा कि कौन सा भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो देखिए भारिया जनजाति से जो संबंधित नहीं है वह है देहरा और दादरिया। देहरा और दादरिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य एक मिनट, सॉरी, यह नृत्य मुख्य रूप से बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मेनली तो क्या है कि जो भड़म और सेलम है यहाँ मुख्य रूप से भारिया जनजाति करती है, और जो कर्मा, गेंडी और डाडार नृत्य है यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। और सेला और अहिराई जो नृत्य है वह किसके द्वारा? तो भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। परंतु अलग अलग मौके पर भारिया जनजाति भी इन नृत्यों का प्रदर्शन करती है। तो यह सभी बातें आपको याद रखना है। और देहरा और दादरिया किस जनजाति से संबंधित है? तो बेगा जनजाति से मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एमपीपीएससी ने डी माना था, इसलिए हमने भी डी माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेगांव में गांव का पुरोहित कौन होता है? तो भैया बेगांव में जो गांव का पुरोहित होता है वो होता है देवार। ठीक है, अभी बेगा जनजाति के बारे में हमने आगे बात कर ली है, इसलिए वापस से उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता, 10 बार बता दिया कि भैया मैनेजमेंट अच्छा कौन करेंगे? भोपाल के लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर भोपाल में क्या है कि विंध्याचल भवन है, हमारा विधानसभा भवन है, आदिवासी संग्रहालय, इसलिए उन्हें मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक वह हमारी कैपिटल है। तो कहाँ पर मैनेजमेंट होगा फॉरेस्ट का इंडियन लेवल पे? तो सर भोपाल में होगा। इसकी स्थापना 1982 में स्वीडन देश की सहायता से की जाती। यहाँ भी प्रश्न दोनों एमपीपीएससी ने पूछे, तो आपको याद रखना है। फिर राज्य वन प्रबंधन संस्थान आपको याद रखना है कहाँ पर है? बालाघाट में। दोनों में डिफरेंस करिएगा। यहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन तो भा से भा भी लगाओगे, भा से भारतीय, भा से भोपाल, तो भी सही कर दोगे। और राज्य वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो बालाघाट में। यह बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तृतीय शताब्दी में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था?
तो भैया बोधि वंशी राजाओं का जो हमें अधिकार क्षेत्र मिलता है वह देखने को मिलता है त्रिपुरी में। और इसके जो संस्थापक थे वह थे श्री बोधि। कौन थे? श्री बोधि इसके संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी वाला। इनके 4 राजाओं का हमें वर्णन मिलता है, श्री बोधि, फिर उसके बाद बसु बोधि, चंद्र बोधि और एक और है शिव बोधि। इन 4 राजाओं का हमें वर्णन देखने को मिलता है बोधि वंश में। तो याद रखिएगा त्रिपुरी में इन्होंने शासन किया। संस्थापक कौन था? तो श्री बोधि था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। तो जो लॉर्ड एलन बोरो थे उनके कार्यकाल के दौरान हीरापुर के राजा हृदय शाह को गिरफ्तार किया गया था। अब बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो सर बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। कहाँ पर? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हमें मुख्य रूप से यहाँ विद्रोह देखने को मिलता है। तो और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व किया था जो जेतपुर के राजा थे। कौन? परीक्षित द्वारा इसे क्या किया गया था? इसका नेतृत्व किया गया था। अब देखो यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा था हृदय शाह किस रियासत से संबंधित थे? तो भैया हीरापुर रियासत से संबंधित थे। तो यहाँ सभी बातें आपको याद रखना है। किसने गिरफ्तार किया, किस जगह से थे, किस रियासत से संबंधित थे, यहाँ प्रश्न अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किया गया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ सिवनी जिले में हुआ था। अब देखो भैया जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ था? जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में भारत में अनेक जगह जंगल के रूप में यानी जो अपना घास होता है घास काट काट कर अंग्रेजों का विरोध किया गया था। तो सिवनी के टुरिया नामक स्थान पर 1930 में हमारे यहाँ जंगल सत्याग्रह होता है, जिसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर एक जंगल सत्याग्रह हमारे यहाँ कहाँ पर होता है? वहाँ होता है बैतूल में, जो कि गुंजन सिंह कोरकू द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता है। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, जिसे घोड़ा डोंगरी कांड भी कहा कहते हैं, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है, जो बैतूल में हुआ था। ठीक है। उसका नेतृत्व किसने किया था? गुंजन सिंह कोरकू ने ही किया था। तो यह सभी बातें आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने की थी? तो भैया राजा कौन थे? संग्राम शाह, जिसने 52 गणाधिपति की उपाधि भी धारण की थी। यह भी याद रखना, एमपीपीएससी ने पूछा है किस गोंड शासक द्वारा 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो उनका नाम है संग्राम शाह। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रस रत्न माला। कौन सी? रस रत्न माला इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो यह बात आपको याद रखना है। गोंड रियासत की बात करते हैं तो गोंड रियासत का हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में शासन रहा। ठीक है। मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्र में, जबलपुर नरसिंहपुर तक उनका क्षेत्र फैला हुआ था। इनका जो संस्थापक था उसका नाम था यदुराव। क्या था? यदुराय या यदुराव, यदुराय या यदु यादव, ऐसे इनके 3-4 नाम हमें देखने को मिलते हैं। परंतु आपको याद रखना है कि जो गोंड वंश का संस्थापक था वह कौन था? यदुराव उनका संस्थापक था। और इनकी जानकारी, गोंड वंश के राजाओं की जानकारी हमें देखने को मिलती है किसमें? रामनगर के संस्कृत अभिलेख में गोंड वंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आयोजित किया जाता है। खरगोन जिले में 1-2 मेले और लगते हैं, जैसे कि नवग्रह मेला खरगोन में लगता है, याद रखना है आपको। ठीक है। यहाँ पर संत सिंगाजी का मेला भी लगाया जाता है, खरगोन में भी, खंडवा में भी। तो यह बात भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहू के मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? तो भैया सास बहू का मंदिर, जिसे मेनली सहस्त्र बाहु मंदिर कहा जाता है। क्या है? यह सहस्त्र बाहु मंदिर है, जो कि कहाँ पर? ग्वालियर के किले में स्थित है। अब यहाँ पर धीरे धीरे लोग भाषा में बोलते बोलते यह मंदिर सहस्त्र बाहु से वर्तमान में क्या बन गया है?
सास बहू का मंदिर बन गया है। यह मंदिर ऐसा कहा जाता है कि जो राजा थे महिपाल, उनकी बीबी और उनकी सास के लिए बनवाया गया था, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सास बहू का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर विष्णु भगवान और शिव भगवान को समर्पित है दोनों। तो यह बात आप सभी को याद रखना है। तो यह महिपाल के शासन में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहाँ पर है, ग्वालियर में है, और यह नागर शैली में बना हुआ है, यह भी बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगरिया जनजाति अपने फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए जानी जाती है। तो भैया जो अगरिया जनजाति, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी, किसके लिए, लोहा शिल्प के लिए जानी जाती है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस्ताद हाफिज़ अली खां एक प्रसिद्ध थे। तो उस्ताद जो हाफिज़ अली खां थे, यह ग्वालियर घराने से संबंधित थे और यह बहुत बड़े सरोद वादक थे, यह बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब हमने बात की थी कि डेली हम 3 से 4 करंट अफेयर सॉल्व करेंगे। तो पहला करंट अफेयर है, विक्रम उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो भैया विक्रम उत्सव 2024 का आयोजन उज्जैन जिले में किया जाता है। आप सभी को पता है विक्रमादित्य कहाँ के थे, उज्जैन के थे। तो यहाँ 9 अप्रैल के दिन, आप सभी को पता है 9 अप्रैल के दिन कहाँ पर शुरू हुआ था, 2024 में, अभी मतलब इस साल। और इस दौरान भारत की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक है, तो यह प्रश्न पहले पूछा है कि भारत की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो उज्जैन में। तो विक्रम उत्सव 2024 के दौरान उसका उद्घाटन किया था, यह बात आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मध्य प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रचलित भाव का योगदान कितना है, यह पूछा है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है और वह किस पर, प्रचलित भाव पर। तो आपको याद रखना है 45.53% प्रचलित भाव पर हमारे यहाँ क्या है, जीडीपी में योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। यूनिट 7 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो आपको याद रखना है, सॉरी यूनिट 6 के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का संबंध किस जिले से था। फिर दूसरा है, राह किनारे बैठा आदमी किसकी कृति है। तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह सेशन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में डेली बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलेंगे हम कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।